दिया हुआ है द सरफेस ऑफ ए मेटल इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ 400 नैनोमीटर, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स वाज फाउंड टू बी 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज, ये तो सिंपल सा है। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये बराबर हो जाएगा एच सी बाई लेमडा। एच सी बाई लेमडा कितना हो जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाई लेमडा, तो लेमडा हो गया कितना 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर बोले तो 10 एंगस्ट्रम। या आप ये भी लिख सकते थे जी कि वहाँ पे दिया हुआ 1240, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, तो यहाँ 400 लिखते हैं, बात एक ही पड़ता। -5, तो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से यहाँ 10 हो जाता और 4 से ये वाला 31 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि फाई का वैल्यू जो हो गया इधर जाएगा वो इधर आएगा, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये वाला हो गया 2 और यहाँ बचा कितना 0, 0 में से 6 गया 4 और 2 में से 1 गया इतना, तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी दिया है, ठीक है। दिया हुआ है द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3 इन ए हाइड्रोजन लाइक एटम रिजल्ट्स इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ओके। इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लेना है कि पहले अल्ट्रावायलेट वाला निकल रहा था, बाद में क्या बोल रहा है कि इंफ्रारेड रेडिएशन निकलेगा। तो अल्ट्रावायलेट के फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होता है, इंफ्रारेड का फोटोन का एनर्जी क्या होता है कम होता है। तो मतलब पहले वाले के रिस्पेक्ट में कम एनर्जेटिक निकलना चाहिए। तो वो बोल रहा है कि n इक्वल टू 4, तो ये हो गया n इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो बोल रहा है n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 3 में जब गिरता है तो कौन निकलता है अल्ट्रा वायलेट निकलता है, ठीक है। तो इंफ्रारेड किस में निकलेगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है 2 से 1, तो 2 से 1 में गिरेगा जी। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि 2 से 1 में गिरेगा तो ये के सीरीज का पार्ट हो जाएगा, और ये वाला कौन सा सीरीज का पार्ट है तो एम सीरीज का है, ये हो गया KLMN हुआ ना। तो 2 से 1 पहला ऑप्शन देखिए 2 से 1 में गिरेगा तो के सीरीज में गिरेगा, और ये वाला क्या है एम सीरीज का है, तो यहाँ पर गिरेगा तो इसमें ज़्यादा इनर्जेटिक निकलेगा इसके रिस्पेक्ट में, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इंफ्रारेड तो नहीं हो सकता क्योंकि इंफ्रारेड के लिए तो कम एनर्जी निकलना चाहिए, ठीक है। क्लास में हम इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, बस खाली जो जल्दी हम बता रहे हैं। फिर दिया है 3 से 2, तो 3 से 2 भी गिरेगा तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका मतलब इंफ्रारेड नहीं हो सकता है। फिर दिया 4 से 2, तो 4 से 2 गिरेगा तब भी इसका एनर्जी जो है इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो फिर से इंफ्रारेड नहीं हो सकता है। फिर दिया 5 to 4, 5 से 4 गिरेगा, हाँ तब हो जाएगा क्योंकि 4 to 3 गिरेगा और 5 to 4 गिरेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एनर्जी कम होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि वो इंफ्रारेड में आ सकता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो गया। इसमें कुछ था नहीं, दिया हुआ है द एबव इज ए प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EB अगेंस्ट द न्यूक्लियर मास M, ठीक है। ABCDEF करेस्पॉन्ड टू डिफरेंट न्यूक्लियाई, ओके। कंसिडर 4 रिएक्शंस, और 4 रिएक्शन दिया, वेयर E इज द एनर्जी रिलीज्ड, इन विच रिएक्शन इज E पॉजिटिव, ओके। तो हम लोग तो थ्योरी में भी पढ़े हैं कि यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता था, यहाँ पर क्या होता था मास नंबर, यहाँ न्यूक्लियर मास दिया है, हम लोग पढ़े थे मास नंबर, दोनों एक ही है, ठीक है। तो एक ही नहीं है, न्यूक्लियर मास अलग है, मास नंबर अलग है, लेकिन दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि इधर वाला जो होता है वो जूट कर करके यहाँ पे पहुँचना चाहता है, और इधर वाला जो होता है वो टूट करके इधर ही पहुँचना चाहता है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहाँ का मैक्सिमम है,
इसका मतलब इस जगह वाला का स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। हम लोग पढ़े थे जी कि आयरन 56 का मैक्सिमम होता है, ठीक है, हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। लेकिन खैर उसका मतलब नहीं है, बस ओवरऑल ये समझना था कि स्मॉल न्यूक्लियाई है जो कि ऐड इसलिए होना चाहेगा ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसका बढ़े, और इधर वाला क्या है वो टूट जाना चाहेगा, क्योंकि जैसे टूटेगा तो हल्का होगा, तो माने इस सेंस में आएगा, तो फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा। ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा रिएक्शन फीजिबल होगा और एनर्जी रिलीज करेगा ये देखना है। तो ए और बी जब ऐड होगा तो सी बन सकता है कि नहीं, बनेगा, क्योंकि ए और बी जब ऐड होगा तो सी बनेगा, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। हम लोग क्लास में भी देखे थे, इसका मतलब ए प्लस बी कंबाइन होकर के सी बन सकता है, तो ये वाला सही है। चलो अब आगे देखते हैं। सी जो है वो ए प्लस बी में गया है, सी जो है वो एक तरह से टूट करके बी और ए में गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इधर वाला जुट के इधर जाता है और इधर वाला टूट करके इधर जाता है ताकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़े। सी अगर चल जाएगा बी और ए में तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो घट जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी घट जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। डी प्लस ई क्या बना दिया है, एफ। तो डी और ई मिल करके एफ नहीं बना सकता, क्योंकि ये दोनों मिल के अगर ये बनेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटेगा, मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है अगर एनर्जी निकालना है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, अभी तक ये सही हुआ। फिर दे रहा है एफ जो है वो टूट करके क्या बन गया, डी प्लस ई। एफ टूट करके डी और ई बन गया। हाँ, तो ये एफ टूटेगा तो इसका मतलब मास नंबर उसका या न्यूक्लियर मास जो कि घटेगा तो इधर आएगा, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि जैसे टूटेगा तो ये बनेगा, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो 1 और 4 सही है। ऐसे शॉर्टकट में हम लोग याद रखते हैं, इधर वाला जुट करके इधर जाना चाहता है, इधर वाला टूट करके इधर जाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्यों बढ़ाना है, क्योंकि उसी से स्टेबिलिटी आता है, ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग देखें 1 और 4 सही है, तो 1 और 4 फर्स्ट ऑप्शन में ही है। दिया हुआ है कि क्वेश्चंस 54, 55 एंड 56 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राफ। ओके, करा वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इम्प्लाइज दैट दे विल शो डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स। हाँ, सही बात है। डेविंसन एंड जर्मर डेमोन्स्ट्रेटेड दिस बाय डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम क्रिस्टल्स। ये सब हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके थे, डेविंसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो उसी से रिलेट कर रहा है। बोल रहा है कि द लॉ गवर्निंग द डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए क्रिस्टल इज ऑब्टेन्ड बाय रिक्वायरिंग दैट इलेक्ट्रॉन वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ एटम्स इन ए क्रिस्टल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। सी फिगर, या इसमें फिगर तिगर देखना कुछ नहीं है। ओवरऑल क्या है कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को मारा जाता है तो डिफ्रैक्ट होता है, ठीक है, और उधर बनाता है ग्राफ, और आप भी हम लोग देखे थे कि 54 वोल्ट पर क्या होता है, सब कुछ हम लोग देख चुके थे। यहाँ पर बस क्या है कि इधर से एंगल दिया हुआ, जबकि आपको ध्यान होगा कि हम लोग इधर वाला पढ़े थे, तब हम लोग लगाते थे कितना, डी साइन थीटा लगाते थे, जब इधर से थीटा पढ़े थे। यहाँ ये दिया हुआ है तो इसका मतलब हम लोग थीटा के जगह पर ये आई है तो ये 90 माइनस आई होगा, तो थीटा की जगह पर 90 माइनस आई लिखेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। दिया हुआ इलेक्ट्रॉन्स एसिलरेटेड बाई पोटेंशियल भी आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम ए क्रिस्टल। ओके, इफ डी इक्वल टू 1 एंगस्ट्रम, डी दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रम का गैप है, एंड आई इक्वल टू 30 डिग्री, इधर से दिया हुआ 30 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री जो हम लोग पढ़े थे। भी शुड बी अबाउट, और एच के बारे में दिया है, एम ई दिया है, ई दिया, एज यूजुअल दिया है, कुछ चेंज नहीं किया। तो हम लोग तो जानते हैं जी कि जब डेविंसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन वाला जब होता है तो फॉर्मूला लगता है, तो 2d साइन थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्डा के, ठीक है। तो 2 और d जो है वो कितना दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रम, तो यहाँ 1 एंगस्ट्रम लिख लेते हैं। साइन थीटा, तो ये वाला दिया हुआ है कितना, 30, तो ये हो जाएगा 60। हम लोग थीटा इसी को पढ़ते हैं, तो यहाँ लिख देंगे साइन 60 डिग्री, ये बराबर हो जाएगा n लैम्डा के।
तो लैम्डा जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन का ना होता है जी, तो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा जो लिख हो गया दिया हुआ है कि किस में, एसिलरेटिंग वोल्टेज में, तो इसको हम लोग लिख देंगे 12.27 एंगस्ट्रम बाई रूट भी। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा तुमको। डी ब्रोगली वेवलेंथ है किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये लिखा गया था लैम्डा है जो कि इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ है, और इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ इतना लिखाता है एसिलरेटिंग वोल्टेज के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, आपको निकालना है क्या, भी निकालना है, तो पहले रूट भी को इधर लाइए, तो उसको उधर फेंकिएगा, तो एंगस्ट्रम से एंगस्ट्रम तो कैंसिल हो गया। और देख ऐसे हम डायरेक्ट कर दे सकते हैं, साइन 60 डिग्री हो गया √3/2, तो 2 से ये वाला कटेगा तो यहाँ कौन बच जाएगा, √3 बच जाएगा। तो रूट भी को इधर किया तो उसको उधर फेंकिए, तो हो गया n 12.27/√3। ठीक है, तो भी का वैल्यू क्या होगा, तो उधर फेंक दीजिएगा तो स्क्वायर कर देगा। n का डाटा नहीं दिया था, जब n का डाटा नहीं देता है तो फर्स्ट वाला मानते हैं, आप लोग को बताया जा चुका है क्लास में ही। तो इसको फेंकिएगा तो ये n स्क्वायर होगा, n 1 रहेगा तो 1 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 12.27 इंटू 12.27 बाई √3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा। इसको डील कर लीजिए, ये हो गया 4.09। तो इसको देख लीजिए, ये अप्रोक्स किसके बराबर हो जाएगा, 4.1 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो 12.3 के आसपास कर लीजिएगा डील। तो हो गया कितना, 48 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, तो 48 से थोड़ा सा ज़्यादा कितना है, 50 दिए हुए हैं, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा सटा करके करता तो कैलकुलेशन करते, तो इसका मतलब ये 50 ही आता होगा। ठीक है, तो कुछ था नहीं, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अच्छा, इसका अगला क्वेश्चन जो होगा, क्योंकि वो देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखे हुए हैं कि 54, 55, 56 सब इसी से रिलेटेड है। तो 54 तो हो गया, 55 इफ़ ए स्ट्रॉन्ग डिफ्रैक्शन पीक इज ऑब्जर्व, पीक ऑब्जर्व होता है हम लोग सब थ्योरी में देख चुके हैं। ठीक है, वैसे यूजुअली यहाँ दिया हुआ है इसलिए पढ़ दे रहे। इफ़ ए स्ट्रॉन्ग डिफ्रैक्शन पीक इज ऑब्जर्व्ड when electrons are incident at an angle I from the normal to the crystal planes with distance d between them, सी फिगर, तो फिगर में दिया हुआ था डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना है, लैम्डा डी बी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, तो कह रहा है कि रिलेशन क्या होगा। तो देखो यहाँ देखना, हम लोग यहाँ से थीटा पढ़े थे, ये इसके टर्म में कह रहा है लिखने के लिए। ठीक है, तो ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये तुम समझ रहे होगे। या ये वाला आई है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस आई, ये तो पता चल रहा होगा। तो हम लोग जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि होता है 2d साइन थीटा, ये बराबर होता है n लैम्डा मैक्सिमा के लिए। यहाँ लैम्डा को लैम्डा डीबी से रिप्रेजेंट किया है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, आई के टर्म में देखना है। तो ये हो जाएगा 2d साइन, और थीटा के जगह पर हम लोग लिख देंगे कितना, 90 डिग्री माइनस आई। वो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था लेकिन कर दिए हैं, तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2d cos i इक्वल टू n लैम्डा डी बी। हालांकि जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं जी तो आपको दोनों चीज़ बताते हैं, 2d साइन थीटा भी, या अगर i के टर्म में लिखना है तो 2d cos i भी बताते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या बोले थे कि अगर एंगल के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा, बताएगा ही नहीं कि इधर से है कि इधर से है, तो हम लोग इधर से मानते हैं। ये सब कुछ हम आपको क्लास में कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, तो हम आपको समझाएं, इसे डायरेक्ट बच्चा को रिजल्टो याद रहता है कि आई देता है तो 2d cos i होता है, इधर करता है तो 2d sin थीटा होता है। ठीक है, तो 2d cos i इक्वल टू n लैम्डा बी हो जाएगा, 2d cos i इक्वल टू n लैम्डा बी, सी ऑप्शन है। ठीक है, अभी इसका एक पार्ट और बाकी होगा क्योंकि 3 क्वेश्चन इसमें बोला है ना। दे रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स आर मेड टू पास थ्रू ए narrow slit of width d comparable to their de Broglie wavelength. अच्छा, they are detected
ऑन ए स्क्रीन एट ए डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम दी स्लिट। अच्छा, ये दूसरा है, ठीक है, डेविसन जर्मर का यही दोनों था, लेकिन चलो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन बी एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन डिटेक्टेड एज ए फंक्शन ऑफ द डिटेक्टर पोजीशन बाई, क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, मिडिल पॉइंट ऑफ द स्लिट। ये बोल क्या रहा है कि यहाँ पर से क्या करिएगा, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है, वो दिया हुआ है 3, लेकिन ये अलग समझिए एक तरह से, वो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट अलग था, ये एज यूजुअल क्वेश्चन है। यहाँ पर से क्या किया गया कि इलेक्ट्रॉन को फेंका जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को फेंका जाएगा तो उसका कुछ डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये विड्थ जो है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के कंपेरेबल में है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कंपेरेबल साइज है डी का डी ब्रोगली वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब यहाँ पर डिफ्रैक्शन होगा। क्लास में बताए थे जी कि डिफ्रैक्शन के लिए ये वाला जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1-2 इसके जोन में होना चाहिए, ठीक है, मतलब जितना लैम्डा है उतना रहे, या लैम्डा जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रहे, ये आप समझ रहे होंगे। तो कहने का सेंस क्या है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास होगा तो डिफ्रैक्ट करेगा, और जब डिफ्रैक्ट करेगा तो एज यूजुअली डिफ्रैक्शन टाइप का होगा, जैसे वेव का डिफ्रैक्शन होता है वैसे इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होगा। तो क्या होगा, बाई इक्वल टू 0 पर मैक्सिमा बनेगा, फिर मिनिमा बनेगा, और फिर मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, लेकिन इधर का मैक्सिमा मैक्सिमा जो होता है वो क्या होता है, बहुत फेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग ये समझ गए कि सेंटर पर मैक्सिमा बनेगा। सेंटर पर मैक्सिमा बनने का क्या मतलब है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाएगा, नंबर ओवरऑल ये कहानी है। तो एन जो होगा इंटेंसिटी टाइप का एक तरह से होगा, तो ऐसा ही हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ मैक्सिमा होता है, फिर मिनिमा होता है, फिर मैक्सिमा होता है, ठीक है। ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं कि मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है, ऐसा तो नहीं पढ़ते थे, ऐसा भी नहीं पढ़ते थे, तो ये दोनों तो गलत हो गया, ठीक है। अब इस दोनों में देखना है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि इसका जो सेंट्रल विड्थ जो है वो डी से ज़्यादा है, और ये बोल रहा है कि सेंट्रल विड्थ जो है वो क्या है, डी के बराबर है। अरे ये दिया है इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन डिट्टो हम लोग क्या करेंगे, एज ए वेव टाइप का ट्रीट करेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक तरह से इंटेंसिटी की तरफ बिहेव करेगा, ज़्यादा एन है, इसका मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी अगर वेव्स के ढंग से देखो तो तुम समझ रहे होगे। तो हम लोग जो ग्राफ पढ़े थे वो इस दोनों टाइप का था, ये दोनों नहीं थे, ये दोनों छट गया। इस दोनों में अंतर क्या है कि सेंट्रल विड्थ यहाँ डी दे रहा है, यहाँ पर सेंट्रल विड्थ डी से ज़्यादा दे रहा है। तो सेंट्रल विड्थ जो हम लोग पढ़े थे जी वो किसके बराबर पढ़े थे, तो ये हम लोग पढ़े थे 2d लैम्डा बाई बी के बराबर पढ़े थे, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और अगर यंग्स डबल वाला में रहता है तो डायरेक्टे सेंट्रल विड्थ डी लैम्डा बाई डी हो जाता था, ये हम लोग जानते हैं, इसमें सेंट्रल विड्थ डबल होता है, फ्रिंज विड्थ जितना होता है उसका डबल होता है, ये सब कुछ हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो ये वाला होगा सेंट्रल विड्थ। तो बोल रहा है कि इसके बीच का जो गैप है, अच्छा यहाँ पर बी को रिप्रेजेंट किया है किससे, डी से, तो कह रहा है इसके बीच का जो गैप है वो नियरली कंपेरेबल है किसके, नियरली इक्वल है या कंपेरेबल है किसके, लैम्डा के। तो एक तरह से ये कट जाएगा, तो ये वाला एक तरह से 2d के बराबर हो गया। आपको पता है कि d जो होता है, ये वाला d वो ज़्यादा होता है किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बोल रहा है कि सेंट्रल विड्थ तो होना चाहिए 2d के बराबर, जहाँ पर d का वैल्यू, कैपिटल D का वैल्यू ज़्यादा है। तो ये बोल रहा है कि सेंट्रल विड्थ स्मॉल d वाला से ज़्यादा है, जो कि मैचिंग हो रहा है, और यहाँ पर बोल रहा है कि स्मॉल d के बराबर है, तो वो वाला गलत हो गया। तो हमारा आंसर यही हो गया। समझ में आया क्या बोले, एक बार फिर से। मैक्सिमम मिनिमम बनेगा तो ये दोनों तो छट गया, क्योंकि हम लोग को शेप ऐसा पढ़ना आता है। फिर ये बोल रहा है सेंट्रल विड्थ है जो कि स्लिट विड्थ से ज़्यादा है, ये बोल रहा है कि स्लिट विड्थ के बराबर है। हम लोग देखें तो सेंट्रल विड्थ 2 कैपिटल डी है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है किससे, डी से। तो सेंट्रल विड्थ जो होगा वो डी से ज़्यादा होगा, तो ये डी से देखो ज़्यादा है, ये डी के बराबर ही थे, गलत हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है।
तो आप समझ गए होंगे, हम वेव में आपको समझाए थे, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन में भी वही होगा, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एज इंटेंसिटी की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब होता है ज़्यादा लाइट वहाँ पर जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैक्सिमम है, इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जा रहा है, तो दोनों बात बराबर हो गया। तो आप समझ गए होंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन 57 कंटेन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ऑफ द 4 चॉइसेस गिवन, चूज द वन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द 2 स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट 1, एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन हैवी न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन और लाइट न्यूक्लियाई अंडरगो फ्यूजन। ये सही बात है। क्यों? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़े उसके लिए, ये सब क्लास में डिस्कस किया हुआ था। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। फॉर हैवी न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग जेड, ये गलत है, क्योंकि आपको ग्राफ जो बताया गया था वो तो ऐसे बताया गया था, इस टाइप से बताया गया था। तो ये बोल रहा है, ये क्या था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये वाला ए होता था। तो ये बोल क्या रहा है कि ए बोलिए या जेड बोलिए, एक आध दो एक्सेप्शन होता है लेकिन यूजुअली ठीक है वही। तो बोल रहा है फॉर हैवी न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग जेड। तो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है हैवी के लिए, तो हैवी न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग जेड का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाइएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रहा है, ये क्या बोल रहा है कि बढ़ रहा है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज विथ जेड, क्या होता है, विथ इंक्रीजिंग जेड। तो जेड इंक्रीज करेगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगा हैवी न्यूक्लियाई के लिए। हैवी न्यूक्लियाई ये वाला ना है जी, तो गलत हो गया, क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई में जेड जैसे जैसे बढ़ाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, घटता है। वाइल फॉर लाइट न्यूक्लियाई इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग जेड, ये वाला भी पार्ट गलत है, क्योंकि लाइट न्यूक्लियाई ये वाला जोन है, तो इसमें जैसे जैसे जेड बढ़ाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है। ये तो बताए थे ना आपको कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन शुरू में बढ़ता है और फिर क्या होने लगता है, घटता है। तो स्टेटमेंट 1 सही हो गया, स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, पहला ही ऑप्शन पकड़ा गया। ठीक है, तो वही वाला हो जाएगा। तो इसमें कुछ था नहीं, ये कौन सा था, 57, ठीक है, 58 दिया हुआ है। सपोज एन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन बाई ए फोर्स k बाई आर, वेयर k इज ए कांस्टेंट एंड r इज द distance of the electron from the origin. Okay, by applying Bohr model to this system, the radius of the nth orbital of the electron is found to be Rn and the kinetic energy of the electron to be Tn. अच्छा, kinetic energy को Tn से रिप्रेजेंट किया है। Then which of the following is true? तो Tn और Rn को क्या करना है, n के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो देख रहे हैं वहाँ पर फोर्स दिया है जो k बाई आर है, हम लोग पढ़े थे कितना, k बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स को बदल दिया था, आपको पहले ही बता दिए थे कि जब फोर्स को बदलेगा तो डिराइव करिएगा। तो एफ सी का वैल्यू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना, सर्किल में चलने के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा इतना, और बोल रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किसके बराबर है, k बाई आर के। थीटा कट गया, और ये वाला है जो कि क्या है जी, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया होगा कि इसको इधर फेंकिएगा और रूट लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट k बाई एम। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि भी n से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, भी क्या हो गया, n से इंडिपेंडेंट हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जिसको यहाँ रिप्रेजेंट किया है Tn से, तो ये बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट है, भी n से डिपेंडेंट, भी n से इंडिपेंडेंट है, तो वी स्क्वायर भी इंडिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट ही हो गया, मतलब n पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले देख लो कि केस में काइनेटिक एनर्जी n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा है, इसमें
कर रहा है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन हो गया। तो बिना आर के बारे में जाने हम लोग ये बता दिए कि सी ऑप्शन क्या है, सही है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन चलो आर को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो एम भी आर का वैल्यू होता है एन इंटू एच बाई 2 पाई। तो ये कांस्टेंट है और इसमें भी है जो कि डिपेंड नहीं कर रहा हो, तो हम लोग देखिए लिए, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल किसके हो गया, एन के। तो आर प्रोपोर्शनल हो गया एन के। ठीक है, तो कुछ था नहीं इसमें, आप देख लीजिए। क्लास में हम इस जगह का बहुत सारा सवाल कराए हैं। पोटेंशियल एनर्जी भी देता है, तो डिफ्रेंशिएट करके फोर्स लाते हैं, प्रोसीड करते हैं, सब करवाए हुए हैं। दिया हुआ है इफ GE and GM are the accelerations due to gravity on the surfaces of the earth and the moon respectively, and if Millikan's oil drop experiment could be performed on the two surfaces, ठीक है, one will find the ratio electronic charge on the moon by electronic charge on the earth टू भी है। ये तो बच्चा टाइप का है, तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा जी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बदलेगा थोड़ी। तो दिया हुआ है फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हैज ए मोमेंटम एसोसिएटेड विथ इट। ओके, इफ c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट द मोमेंटम इज, तो मोमेंटम हम लोग क्या पढ़ते थे जी, E बाई सी। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच न्यू, तो एच न्यू बाई सी हो जाएगा, डायरेक्ट ये वाला हो जाएगा। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन हाइड्रोजन एटम्स इमिट फोटॉन्स ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तब होगा जब के सीरीज में गिरेगा। अगर 2 गो के सीरीज में भी होगा तो गैप, पहले सीरीज देखेंगे फिर गैप देखेंगे। तो ये बोल रहा है कि n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 2, तो इसमें निकलेगा नहीं, 1 से 2 में जाएगा, तो उसमें निकलेगा नहीं, एब्जॉर्ब करेगा, तो गलत हो गया, क्योंकि ये इमिशन का बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि 6 से 2 में गिरा, सॉरी, ये बोल रहा है कि 2 से 6 में भी गया है। ठीक है, तो एक चीज समझना, n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाएगा। देखो ना यार, यहाँ ऐसे बनाने की जरूरत नहीं था। तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में जाएगा, तो ये एब्जॉर्ब करेगा, इमिट नहीं करेगा, जबकि वो इमिट करने के बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब गलत हो गया। ठीक है, वो बोल रहा है n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 6, 2 से 6 में जाएगा तब भी एब्जॉर्ब करेगा, इमिट नहीं करेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है 6 टू 2, तो 6 से कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से कहाँ गया, 2 में, तो यहाँ पर से फोटोन निकलेगा। और वो बोल रहा है कहाँ से कहाँ गया, 2 से 1, तो 2 से 1 गया, तो यहाँ से भी निकलेगा। तो पहले सीरीज देखो तब गैप देखोगे। तो ये वाला जो है वो ये वाला जो है वो के सीरीज का पार्ट है। ठीक है, और ये वाला जो है वो एल सीरीज का पार्ट है। तो के सीरीज वाला का एनर्जी ज़्यादा होता है एल सीरीज से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, वही हाईएस्ट देगा। चलो 62 देखते हैं, ये कौन सा हो गया, 61। बच्चा टाइप का सवाल है, हम क्लास में बहुत सारा करवाए हैं। सीरीज अलग करके सीरीज को सेम किए, तो गैप को अलग किए थे, सब बता चुके हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, दिया हुआ है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट X इज सेम एज द मीन लाइफ टाइम ऑफ another radioactive element by, okay, initially they have the same number of atoms, then X and Y decay at same rate always, नहीं, X will decay faster than Y will decay faster than X and Y have सेम डीके रेट इनिशियली। तो इसको देख आप ऐसे भी देख सकते हैं कि हाफ लाइफ किसका, X का बराबर है मीन लाइफ किसके, 22 से। तो मीन लाइफ का मतलब होता है कि एज एवरेज कितना लाइफ रहा, मतलब एज एवरेज इतना देर में टूट गया, पूरा नहीं 100% नहीं टूटता है, लेकिन मानते हैं कि लगभग टाइम पूरा हो गया। तो ये है जो कि इसका हाफ लाइफ इसके लगभग पूरे लाइफ के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि 22 ज़्यादा तेजी से टूट रहा है। पहले फिजिकली देखो फिर मैथमेटिकली देखेंगे, फिर से समझना। X का हाफ लाइफ मतलब जितना देर में ये आधा होगा,
तो ये इसका मीन लाइफ है, मैंने एज एवरेज टूट गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ज़्यादा तेज टूट रहा है। तो एक चीज़ तो ये समझ जाइएगा आप कि बाई विल डिके फास्टर देन एक्स होगा। ठीक है, बाई ज़्यादा तेज टूटेगा क्योंकि जितना देर में वो हाफ टूटता है लगभग लगभग टूट गया। ठीक है, हम ये बोल रहे लगभग लगभग 100% नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो बाई ज़्यादा तेज से टूट रहा है तो सी ऑप्शन हो गया। या आप एक ढंग से ऐसे भी देख सकते हैं कि x का हाफ लाइफ, इसका मतलब 0.693 बाई लैम्डा ऑफ x, ये बराबर है किसके, इसके मीन लाइफ के, मतलब 1 बाई लैम्डा ऑफ बाई के। तो यहाँ से क्या हो गया जी, लैम्डा x ये बराबर हो गया 0.693 लैम्डा बाई के। ठीक है, तो आप एज यूजुअल वे में देख लीजिए इसको कि इसमें आप 1 से कम से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि लैम्डा x जो है वो कम है किससे, लैम्डा बाई से। आप समझ रहे होंगे। नहीं दिमाग काम करता है तो रेशियो ले लीजिए, इसको इधर फेंक दीजिए, तो इसको इधर फेंक दीजिएगा तो हो जाएगा 0.693, ये बराबर हो जाएगा लैम्डा x बाई लैम्डा बाई। जैसे तुम सोचो, ये क्या बता रहा है कि रेशियो है जो कि 1 से कम है, इसका मतलब ये ज़्यादा है, इसका मतलब लैम्डा बाई ज़्यादा है लैम्डा x से। हाँ, लैम्डा बाई ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा तेज़ी से डिके कर रहा है। कैसे भी सोचोगे वहीं पर तुम पहुँचोगे। ठीक है, दिया हुआ है इन गामा रे इमिशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस ओनली द प्रोटॉन नंबर चेंज है। गलत है, गामा में कुछ चेंज नहीं होता है जी, बोथ प्रोटॉन नंबर एंड न्यूट्रॉन नंबर एंड द प्रोटॉन नंबर चेंज। गलत है, नो चेंज इन द प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूट्रॉन नंबर सही है, ओनली द न्यूट्रॉन नंबर चेंज है। गलत हो गया, तो ये सी ऑप्शन हो गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। इफ m0 इज द मास ऑफ एन ऑक्सीजन आइसोटोप, mp and mn are the masses of a proton and a neutron respectively. The nuclear binding energy of the isotope is, तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालना है, तो कितना है ये, 8 प्रोटॉन है ऑक्सीजन में, ऐसे करके दिया है। तो इसमें क्या है कि Z का वैल्यू हो गया 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हो गया ये बराबर हो गया 17 माइनस 8, तो ये हो गया 9। तो बाइंडिंग एनर्जी आपको निकालना है, तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगा, तो इसके मास में से एटम वाला मास को घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 8 और मास ऑफ प्रोटॉन, तो उसको रिप्रेजेंट किया है mp से, प्लस 9 मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, दिया हुआ है mn। ठीक है, माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है m0। इलेक्ट्रॉन के बारे में तो चर्चा नहीं किया था, डायरेक्ट उसको छोड़ दे रहे हैं। तो ये इतना हो गया क्या, मास डिफेक्ट इनटू c², यही किसके बराबर हो गया, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हो गया। तो देख लीजिए m0 माइनस दिस, तो है तो कोई सही नहीं क्योंकि m0 पीछे होना चाहिए, लेकिन अगर देखिए तो मैग्नीट्यूड बाय ये वाला दिख रहा है तो वही हो जाएगा। ऐसे होना चाहिए था उल्टा, 9mn प्लस 8mp माइनस m0 इंटू c²। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के मास को छोड़ भी दिया है तो ये वाला जो है वो सही नहीं है, ये उल्टा होता तब सही होता, ये वाला आंसर होता। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन देता, एक चीज़ समझना, ये भी ऑप्शन देता और ये भी ऑप्शन देता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, ये ऑप्शन सही नहीं होता। ठीक है, दिया हुआ है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए मेटालिक सरफेस करस्पॉन्ड टू एन एनर्जी ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर ए रेडिएशन इंसिडेंट ऑन दिस सरफेस 5 वोल्ट। ठीक है, द इंसिडेंट रेडिएशन लाइज इन, तो इंसिडेंट रेडिएशन के बारे में बात कर रहा है जी। क्या होगा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो पहले इधर से देखते हैं हम लोग, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया 5, तो हो जाएगा E इंटू भी, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो K मैक्स
माइनस 5 के, तो ये हो गया 5e, ये बराबर हो जाएगा के मैक्स, तो के मैक्स तो हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डाटा दिए हुए, ठीक है। माइनस 5, तो यहाँ से 5 का वैल्यू कितना आ गया, ये 5 वोल्ट है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा ये वाला, तुम समझ रहे होगे। तो इसको इधर करोगे तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो वर्क फंक्शन इतना हो गया। तो आपको पूछ रहा है कि कौन से रेंज में आएगा, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी नहीं जाएंगे, वेवलेंथ चल जाएंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से निकल जाए, क्योंकि हम लोग को वेवलेंथ वाला याद रहता है, फ्रीक्वेंसी वाला याद नहीं है, तो वेवलेंथ वाला से पकड़ लेंगे। तो 5 को लिख देंगे कितना, hc/λ0 इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो λ0 का वैल्यू हो जाएगा 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम बाई लैम्डा 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से 10 हो गया, ठीक है। तो 12 से ये एक बार में हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 0 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर हो गया, मतलब ऐसे चलते रहेगा। तो इसका मतलब कितना हो गया, बारह से ठीक तो है, वन 10333.3 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो आप देख लीजिए, विजुअल वाला से क्या है, ज़्यादा है, तो विजुअल वाला से ज़्यादा में कौन आ जाएगा, इंफ्रारेड आ जाएगा। तो इंफ्रारेड हो गया, इसका सी हो गया, कुछ नहीं करना था, एकदम बच्चा टाइप का सवाल है। 66 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहा है जी, तो हम लोग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकाल लिए, क्योंकि हम लोग को रीजन को पकड़ना है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं याद किए हुए हैं, वेवलेंथ के टर्म में याद किए हुए हैं। तो डाटा दिया हुआ है, यहाँ से निकाल लिए हैं, ये हमको पता है कि किस में जाता है, ठीक है। 7500 या 8000 एंगस्ट्रम तक विजिबल रहता है, उससे ज़्यादा इंफ्रारेड में गिर जाता है, तो कुछ था नहीं, तो हो गया। चलो 67 देखते हैं। द टाइम बाई ए फोटो इलेक्ट्रॉन टू कम आउट आफ्टर द फोटोन स्ट्राइक्स इन इज अप्रोक्सीमेटली, ये तो बताए थे कि टेंडिंग टू 0 लगता है, ठीक है। लेकिन अगर थ्योरेटिकल देगा तो नैनो सेकेंड के आसपास, तो नैनो सेकेंड के आसपास में कौन है, ये वाला हो गया नैनो सेकेंड के आसपास में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 10⁻10 10⁻9 देता तो भी सही हो जाता, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए 68 देखते हैं। ये सब बच्चा टाइप का बहाने लगा, शुरू में अच्छा चलता है, फिर बाद में बेकार होता है। इफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इन लिथियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर 5.6 mega electron volt and this mega electron volt respectively, then in the reaction this energy of proton must be, तो सबसे पहले तो हम लोग Q वैल्यू निकालते हैं। तो Q वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का बारे में बात करिएगा, तो सबसे पहले तो 2 लिख दीजिए, क्योंकि 2 हीलियम दिया हुआ है, 2 हीलियम दिया हुआ है, तो 2 × 1 हीलियम का करेंगे। तो यहाँ देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम वाला का इतना दिया हुआ है, तो 1 न्यूक्लियन के लिए हो गया इतना, तो वैसा वैसा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वैसा वैसा हीलियम में कितना है, 4 है, तो टोटल इतना हो गया। तो प्रोडक्ट का इतना हो गया बाइंडिंग एनर्जी, माइनस रिएक्टेंट का बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका तो बाइंडिंग एनर्जी 0 होता है, प्रोटॉन का बाइंडिंग एनर्जी 0 होता है जी, ये बता चुके हैं। न्यूट्रॉन का भी इंडिविजुअल जो भी अकेला रहेगा उसका बाइंडिंग एनर्जी 0 होगा, तो इसका 0 होगा। तो इसका बाइंडिंग एनर्जी तो उसका हो जाएगा कितना, तो 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एक न्यूक्लियन का वैसा वैसा उसमें 7 है,
तो क्यू वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से ये हो गया 8, 8 से ये हो गया 48 और ये हो गया 56, माइनस इसको करिएगा तो 35 और ये 42, तो 39.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा और ये वाला 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये बच गया 4, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्यू वैल्यू इतना है, मतलब इस रिएक्शन में इतना एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो ये क्या हुआ होगा, सबको गया होगा, लेकिन किसी के बारे में नहीं पूछा। इसका मतलब मानेंगे कि प्रोटॉन ही लेकर करके गया, तो प्रोटॉन लेकर के गया तो जो क्यू वैल्यू निकला वो टोटल प्रोटॉने को मिल जाएगा। तो यही वाला है। एक्चुअली क्यू वैल्यू निकला है वो टोटल प्रोटॉन को नहीं जाएगा, जाएगा और को भी, लेकिन चूंकि और किसी के बारे में नहीं बोल रहा है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे किसी को मिल गया, तो यही हो जाएगा बराबर। ठीक है, तो कुछ है नहीं, देख रहे होगे बच्चा टाइप का सवाल है, सब दिया हुआ है। द रेड इज द करेक्ट यूनिट यूज टू रिपोर्ट द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स। नहीं, रेट ऑफ डिके तो क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है, ये नहीं है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ ए बीम ऑफ गामा रे फोटॉन्स टू प्रोड्यूस आयंस इन ए टारगेट, ये भी नहीं। द एनर्जी डिलीवर्ड बाय रेडिएशन टू टारगेट, द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, यही वाला। ये आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे रट जाना। ठीक है, दिया हुआ है कि व्हेन लिथियम न्यूक्लियाई आर बॉम्बार्डेड बाय प्रोटॉन्स एंड द रिजल्टेंट न्यूक्लियाई आर दिस, द इमिटेड अल्फा पार्टिकल विल बी। तो लिथियम पे आप क्या किए हैं, किसका बॉम्बार्डमेंट किए हैं, तो प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट किए हैं आप। तो प्रोटॉन का बॉम्बार्डमेंट किए होंगे तो उसमें एंट्री कर गया होगा, और जैसे उसमें एंट्री करेगा तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4, और ये भी बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 8। तो ये वाला मिलेगा तो ये बन जाना चाहिए, और आपको दिख भी रहा है यही वाला। इसका क्या मतलब हो गया कि इससे अल्फा, बीटा और न्यूट्रॉन ये सब कुछ बाहर नहीं निकला है। ठीक है, कौन निकला है, गामा। तो एक्चुअली ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया होगा, और फिर ये क्या हुआ होगा कि ग्राउंड स्टेट में गया होगा, तो गामा को क्या किया होगा, रेडिएट किया होगा। समझ में आया, कुछ था नहीं इसमें, प्लस गामा फोटोन, कुछ नहीं भाई। लिथियम है, ठीक है, 37 है। आप प्रोटॉन मारिएगा तो प्रोटॉन एंट्री कर जाएगा, तो ये वाला बढ़ गया, और ये भी 1 से है जो कि यहाँ पर बढ़ेगा, ये तो आपको पता चल रहा होगा। तो ये इसमें एब्जॉर्ब होगा तो ये बनना चाहिए। आप देख भी रहे हैं कि यही वाला बना हुआ रह गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इससे केवल वो निकल सकता है जो इसमें चेंजिंग नहीं करे। तो इससे अगर अल्फा निकल जाता तो ये वाला चेंज हो जाता, बीटा भी निकल जाता तो ये वाला चेंज हो जाता, न्यूट्रॉन भी अगर निकल जाता तो ये वाला चेंज हो जाता। ठीक है, जबकि बोल रहा है क्या कि मिलाने के बाद जो हम लोगों का आया वही वाला डिट्टो मिल रहा है। इसका मतलब कौन निकला है, गामा फोटोन निकला है। आप समझ रहे होंगे। तो ये वाला कौन सा हो गया, 71 दे रहा है। द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल्स नंबर NE एज ए फंक्शन ऑफ बीटा एनर्जी इमिटेड फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सोर्सेज। तो ये तो क्लास में डायरेक्ट बताया जाता है जी, कि इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे हम आपको इसको फिजिकली थोड़ा सा बताए थे कि कभी भी बीटा पार्टिकल निकलेगा जिसके एनर्जी वाला हम लोग को फंक्शन नहीं पढ़ना है कि इस एनर्जी पर कितना बीटा पार्टिकल निकलेगा, इसका कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कॉमन सेंस लगाते हैं कि चूंकि एनर्जी कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत एनर्जी वाला
जो बीटा पार्टिकल होगा वो बहुत कम होगा, और बहुत कम एनर्जी वाला भी बहुत कम होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? माने बहुत कम एनर्जी से निकल रहा है वैसा नंबर बहुत कम होगा। फिर एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा नंबर बढ़ेगा, फिर जब ज़्यादा एनर्जी होने लगेगा उस ढंग का भी कम होने लगेगा तो घटेगा। तो ये क्लास में हम आपको एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप समझ सकते हैं। ये बोल रहा है क्या कि इस इलेक्ट्रॉन से, इस एनर्जी से कम एनर्जी है ही नहीं, जो कि गलत है। ये बोल रहा है क्या कि जीरो एनर्जी से मतलब बहुत कम एनर्जी से बहुत ज़्यादा नंबर निकलता है, ये भी गलत हो गया। अब इसी दोनों में देखना है। तो ये बोल रहा है क्या कि पहले ऐसे बढ़ा तब ऐसे हो गया। माने ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ा तो नंबर बढ़ाती, तो दिख रहा है कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि एक झटके में क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला नंबर नहीं है, और बहुत तेज़ी से है, जो कि क्या हो गया, नंबर गिर गया जैसे एनर्जी बढ़ाती। ये भी नहीं, ऐसा क्लास में भी हम आपको बताए हैं कि इस टाइप का ही होता है कि शुरू में बढ़ता है और फिर धीरे धीरे घटता है। तो बहुत एनर्जी वाला बहुत कम बीटा पार्टिकल है, और बहुत कम एनर्जी वाला भी बहुत कम है। तो ये जीरो से स्टार्ट हो सकता है या थोड़ा ऊपर से भी स्टार्ट होता, बात एक के था, ठीक है। तो आपको क्लास में हम बताए हैं ये वाला है। जब भी रैंडमली होता है ना, जिसका मैथ का इक्वेशन नहीं पता है कि कैसे ये वेरी कर रहा है, तो फिजिकली सोचने पर कि किसी भी एनर्जी का निकल सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत कम का भी बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा का भी बहुत कम होगा। तो पहले बढ़ा होगा फिर धीरे धीरे घटा होगा। तो ये सब हम बता चुके हैं। तो 71 हो गया है, 72। एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ mv² bombarded a heavy nuclear target of charge Ze, okay. Then the distance of closest approach for the alpha nucleus with be proportional to। तो ये तो कोई भी बात करता है जी क्लोजेस्ट अप्रोच का। तो क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर से काइनेटिक एनर्जी इसका हाफ mv² है, तो ये जाएगा तो ये रिपेल करेगा, तो घटते 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पर v का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यही वाला क्या हो जाता है, क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोग जान रहे हैं, उसी से वो रिलेटेड है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी 0 था। जब यहाँ पर जाएगा तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, k, इसका वाला हो जाएगा q1, इसका वाला हो जाएगा कितना 2e, अल्फा का दिया हुआ है, ठीक है, बाई r। तो आप देख लीजिए r को इधर करिएगा और उसको उधर फेंकिएगा, तो 1/v² हो गया। तो r जो है 1/v²। अच्छा, तो इसमें डाटा नहीं दिया है, तो ये भी सही है लेकिन इसमें डाटा नहीं दिया। और किसके बारे में पूछ रहा है कि r को इधर करिएगा, इसको इधर करिएगा, तो z के प्रोपोर्शनल है ZE के। मैंने ये भी बोल सकते हैं कि r प्रोपोर्शनल है किसके, ZE के। तो एक ये भी है, एक ये भी है, लेकिन ये दोनों ऑप्शन में नहीं दिया है। तब और क्या बोल रहा है, तो m के टर्म में देखिएगा तो ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा, तो r ऐसा है। तो है तीनों सही, लेकिन ऑप्शन में आपको ये वाला दिया है, तो 1/m वाला, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का है JD के प्रोपोर्शनल, r को इधर फेंकिए ना तो आ जाएगा JD के प्रोपोर्शनल, वहाँ दिया 1/JD, तो गलत है। तो वो आप देख रहे होंगे, कुछ है नहीं, ठीक है। इस ढंग का हम क्लास में करवाए हैं जी कि रेडियस बेस का कितना होगा, तो इसी ढंग से निकलता है। और आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी हम याद करवा दिए थे कि r मिनिमम जो होता है वो किसके बराबर होता है, k, q1, q2। तो ये वाला होता है JD, और ये वाला जिसको आप फेंकिएगा, ठीक है, बाई काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर लिख दिए थे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर न्यूक्लियस का रेडियस पूछता है तो यही वाला रेडियस हो आता था। ये सब क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो कुछ है नहीं। दिया हुआ है इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ
चेंजेज बाई द फैक्टर 73। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है तो हो जाएगा h/p, और p जो है लैम्डा हो जाएगा ना h/p है, p का वैल्यू हो जाएगा √2mk। तो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी को आप क्या कर दिए, डबल कर दिए। तो ये सब तो कांस्टेंट है, ये वाला क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो लैम्डा जो है 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। तो √2 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, इतना हो गया, या √2 टाइम्स से घट गया, जो तुम बोलो। चलो 74 दिए हुए है, ए फोटो सेल इज इल्यूमिनेटेड बाई ए स्मॉल ब्राइट सोर्स प्लेस्ड 1 मीटर अवे, ठीक है। व्हेन द सेम सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड 1/2 मीटर अवे, मैंने डिस्टेंस हाफ कर दिया, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाई फोटो कैथोड वुड, तो आपको तो बताए हैं जी कि पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी जो होता है, मैंने ऐसे समझो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, नंबर ऑफ फोटोन के, और ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटेंसिटी के, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल किसके होगा 1/r² के, क्योंकि वो क्या बोल रहा है स्मॉल है। अगर जो रड टाइप का रहता तो 1/r होता, वो आप जान रहे हैं। तो इसको आप क्या कर दिए हैं, हाफ कर दिए हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 उल्टा होगा तो 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 4 हो गया, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। 74 हो गया, 75 दे रहा है। ए न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाई XN अल्फा लिथियम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट X। ये क्या बोल रहा है, देखिए, तो ये बोल रहा है कि X जो है इस पे कौन आया, न्यूट्रॉन आया, तो ये वाला जो है वो क्या बनाया, लिथियम बनाया, और अल्फा है जो कि बाहर निकला था, अल्फा तो हो गया 2,4, ठीक है। ये ना वो जो डिनोट किया है ये वाला, इसका मतलब बताए थे ना कि जो N रहेगा वो इससे अटैच होगा, बाकी लिथियम है, और जो दूसरी तरफ रहेगा उधर, पहला वाला इधर आएगा, दूसरा वाला उधर आएगा, ऐसे बता दिए थे, ठीक है। तो ये वाला कितना हो गया, देखिए 3 2 5, इसका तो यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब इसी पर यहाँ पर कितना है 5 है, और ये वाला हो गया 11, तो एक तो ये ले लिया, इसका मतलब ये 10 है, तो 5 और 10 है, देख लीजिए कौन वाला हो गया, बोरॉन हो गया, डी वाला हो गया, ठीक है। दिया हुआ है, द डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन ए सर्टेन एटम, ठीक है। विच ट्रांजिशन सोन रिप्रेजेंट्स द इमिशन ऑफ ए फोटोन विथ द मोस्ट एनर्जी, ओके। तो ये बोल रहा है कि 1 से 3 जा रहा है, इसका मतलब इसमें इमिशन नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ऊपर से नीचे आएगा तब ना इमिशन होगा जी, ये नीचे से ऊपर जाता है, इसमें एब्जॉर्प्शन होगा, ये बात कर रहा है इमिशन का, ये तो हट गया। तो ज़्यादा एनर्जी किस में होता है, के सीरीज वाला में, तो ये वाला के सीरीज का है, ये तीनों तो इमिशन देगा, तो ये के सीरीज का है, ये एल सीरीज का है, ये एम सीरीज का है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में हो जाएगा, के सीरीज वाला, मतलब इसमें हो जाएगा। अगर सीरीज मैच करता तो गैप देखते हैं, ठीक है। तो सीरीज ये वाला है, मतलब थर्ड में हो गया। ये बहुत हल्का सवाल है, बच्चा टाइप का एकदम। 77 स्टार्टिंग विथ ए सैंपल ऑफ प्योर कॉपर 7/8 ऑफ इट डिकेज इनटू जिंक इन 15 मिनट, मैंने 1/8 बच गया, तो करा दे कॉरस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ बताने के लिए बोल रहा। तो कौन सा है 77, तो 7/8 तो जो है वो क्या हो गया है,
डिकेड हो गया। इसका मतलब 1/8 क्या है, रिमेनिंग है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 हाफ लाइफ हो गया। एक हाफ लाइफ में हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, तब ना आएगा 1/8, तो 3 हाफ लाइफ हो गया। और 3 हाफ लाइफ जो है वो किसके बराबर है, 15 मिनट के बराबर है। तो हाफ लाइफ किसके बराबर हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिएगा, ये हो गया 5 मिनट के बराबर। इसे तो ऐसे ही बन जाता है, तो 5 मिनट हो गया। चलिए 78 दिया हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ गामा रेडिएशन फ्रॉम ए गिवन सोर्स इज आई, ऑन पासिंग थ्रू 36 mm ऑफ लेड इट इज रिड्यूस टू I/8। ठीक है, द थिकनेस ऑफ लेड विच विल रिड्यूस द इंटेंसिटी टू I/2 विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे या गामा रे, जो भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन वाला जो होता है वो डिट्टो रेडियो एक्टिविटी टाइप का होता है, ये आपको पता है। तो बोल रहा है कि 36 सेंटीमीटर जब चला तो I/8 हो गया। इसका मतलब हाफ का जो एब्जॉर्प्शन वाला केस हुआ होगा वो 3 बार हुआ होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाफ एब्जॉर्प्शन में कितना टाइम लगता है एकदम, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, फॉर्मूला ही लगा दीजिए। तो बोल कह रहा है कि I/8 हुआ है 36 मिलीमीटर चलने पर। ठीक है, पहले हम ट्रायल वाला बनाते हैं। तो I/8 कितना चलने पर हुआ है, 36 mm ऑफ लेड। इसका मतलब क्या हो गया कि ये I/2 हुआ होगा, फिर I/4 हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा, I/8 हुआ होगा। इनिशियल कितना था, I ना था जी, तो पहला बार में I से I/2 हुआ होगा, फिर I/2 से I/4, I/4 से I/8, हाफ होते गया होगा। I टोटल है जो कि 36 सेंटीमीटर है। 36 को तोड़ दीजिए 3 भाग में, तो ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। क्लास में करवाएं इस ढंग का बहुत सारा सवाल, तो इसका मतलब हाफ होने में इसको 12 सेंटीमीटर लगता है। समझ में आ रहा, ये दोनों सवाल एकदम डिट्टो एक ही हो गया, तो 12 सेंटीमीटर होगा। और अगर ऐसा नहीं बनाना है तो फॉर्मूला लगा करके बनाइए कि रिमेनिंग वाला जो है वो इनिशियल बाई 2 पर पावर कितना थिकनेस चला, तो 36 mm चला, बाई थिकनेस हाफ होने वाला के लिए। तो यहाँ से ऐसे हो गया, तो ये 2⁻³ कर दिए, तो इसको बराबर कर दीजिएगा, तो x हाफ हो जाएगा कितना, 36/3। समझ में आया ना, इसको 2⁻³ कर दीजिए, और 2 इतना है, तो ये वाला बराबर हो जाएगा 3 के, तो इसको इधर करके इधर करिएगा, तो ये आ गया 12। तो हाफ हो जाता है 12 mm में। तो यही बोल रहा है कि हाफ कितना कवर करने पर होता है, तो 12 mm कवर करने पर होगा। जैसे सोचिए, कुछ है नहीं इसमें, बस खाली ये ध्यान रखना है कि रे का जो एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सरे का चाहे गामा रे का, ठीक है, जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वो डिट्टो रेडियो एक्टिविटी वाला प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। दिया हुआ है, इफ रेडियस ऑफ द एल्यूमिनियम न्यूक्लियस इज एस्टिमेटेड टू बी दिस फर्मी, देन द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पर कुछ अलग होगा। ठीक है, ये गलती से लिखा गया, न्यूक्लियस का रेडियस क्या होगा। तो बोल रहा है कि एल्युमिनियम का है कितना, 3.6 था, हम लोग तो पढ़े हैं जी कि 3.6 फर्मी दिया हुआ है। ये हो जाता है किसके बराबर, R0 भी 1.2 फर्मी होता है, लेकिन चलो लिखते हैं R0 A पर पावर 1/3, तो ये हो गया 27 पर पावर 1/3। और आपको इसका रेडियस कह रहा है निकालने के लिए, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, R0, और इसका A कितना है 125 पर पावर 1/3। रेशियो ले लीजिएगा, तो 3.6 फर्मी बाई R, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो 3/5 हो गया, ये 1.2 हो गया, ये 6 हो गया, तो R का वैल्यू कितना हो गया, 6 फर्मी हो गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन है, देख लीजिएगा, तो ये हो गया 79 80। ए चार्ज oil drop is suspended in a uniform field of 3 × 10⁴ volt per meter। इंटेंसिटी दिया हुआ है
सो दैट इट नाइदर फॉल्स नो राइजेज, मैंने क्यू ई मैंने एम जी नीचे लग रहा होगा, क्यू ई ऊपर लग रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा, तभी तो ना तो नीचे आ रहा है ना तो ऊपर आ रहा है। द चार्ज ऑन द ड्रॉप विल बी, तो हम लोग को चार्ज करा है निकालने के लिए, तो एम जी कितना हो जाएगा, तो एम दिया हुआ है 9.9, अरे एम जी क्यू ई बैलेंस हो गया, बच्चा टाइप का है जी सब, तो और लग रहा है बनाने में, लेकिन चलो एम इंटू जी ये बराबर हो जाएगा क्यू इंटू ई के, तो क्यू और ई का वैल्यू कितना हो गया 3 इंटू 10⁴, ठीक है। तो क्यू को निकाल लीजिएगा, यहाँ से आ गया 3.3, तो डाटा किस में दिया है, अच्छा 1 डेसिमल में ही दिया, तो इसको बचा कर रखिए, तो हो जाएगा इससे कटेगा तो 10⁻³ ये 3 आएगा तो 18 हो जाएगा, तो क्यू का वैल्यू हो गया 3.3 इंटू 10⁻−18, यही हो जाएगा, तो 80 हो गया 81। There the work function of a substance is 4 electron volt. The longest wavelength of light that can causes photoelectrons emission from this substance is approximately, क्या बताएं इसमें, लॉन्गेस्ट वाला बोल रहा है, मैंने थ्रेशोल्ड वाला बोल रहा है, तो फाई जो है वो बराबर होगा hc/λ के, निकाल लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया, 3100 हो गया, तो लैम्डा का वैल्यू हो गया 3100 एंगस्ट्रम, नैनोमीटर में दिया है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, इतना नैनोमीटर हो गया, 310 नैनोमीटर। 82 अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द प्लॉट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन गिव्स ए स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप, तो आपको बोल रहा है किसके बारे में, KMX और फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो KMX जो होगा वो किसके बराबर होता है, h⁻⁵ होता है, तो ये हो गया बाई या ये हो गया x, ऐसे करके होता है, तो बाई इक्वल टू mx, इसको ऐसे लिख देते हैं +c, तो ये इसके बराबर हो गया और m तो इसके बराबर हो ही गया, तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा, किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, तो कह रहा है कि स्लोप का क्या होगा, तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मैटर, गलत, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इंटेंसिटी पर भी डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड्स बोथ ऑन इंटेंसिटी, नहीं गलत है, इज द सेम फॉर ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, सही है, ये वाला किसी भी मेटल के लिए, किसी भी लाइट के लिए कांस्टेंट है, हाँ ये वाला जो है वो मेटल पर डिपेंड करेगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया, 82 हो गया। दिया हुआ है एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्कैटर्ड थ्रू 180 डिग्री बाई ए फिक्स्ड यूरेनियम न्यूक्लियस, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, 180 डिग्री से स्कैटर हुआ, मैंने गया होगा और उसके बाद रुका होगा, फिर इधर आया होगा, कहानी क्लास में बता चुके हैं कि न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, अल्फा ही पॉजिटिव है, तो ये उधर जाएगा तो इस पर फोर्स लगेगा, तो धीरे धीरे वेलोसिटी घट करके रुकेगा, मैंने 0 होगा और फिर ये इधर रिटर्न करेगा, तो आर मिनिमम पूछ रहा है क्लोजेस्ट अप्रोच, तो आर मिनिमम का तो हम लोग एनर्जी कंजर्व करके निकालते हैं, डायरेक्ट याद भी रखते हैं कि होता है कि Q1 Q2 बाई काइनेटिक एनर्जी के बराबर, जब फिक्स रहता है तो यही होता है, ठीक है, न्यूक्लियस फिक्स रहेगा तो दोनों मूव करेगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी करना पड़ता है, सब हम लोग जानते हैं, तो Q1 Q2 बाई काइनेटिक एनर्जी दिए हुए ना, तो K का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁹, Q1 तो यूरेनियम के बारे में बात कर रहा है, तो Z हो जाएगा 92 और E और Q2 जो अल्फा है तो अल्फा का हो जाएगा कितना 2 इंटू ई बाई काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है 5 मेगा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड होगा इसी के बराबर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिएगा अप्रोक्स में आप कर करके, तो इससे अप्रोक्स 2 टाइम्स से काट दीजिए, अप्रोक्स हो जाएगा, ठीक है,
तो यहाँ से कितना हो गया 4, तो अप्रॉक्स 400, ऐसे चूँकि वहाँ पर गैप करके दिया है, तो ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो 400 हो गया अप्रॉक्स, इनटू इस दोनों को देखिएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। सब तो हो गया, अब केवल ये बचा, तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया देख लो, तो ये 5 हो गया, तो ये हो गया 10⁻⁻14, और ये हो गया 6.4 × 10⁻14। ठीक है, तो 6.4 × 10⁻14 या 10⁻15, अच्छा सॉरी इतना हो गया, तो इतना कर लो, या चलो इतना ही रहने दो। तो 10⁻14 के रेंज में, 10⁻14, अच्छा सेंटीमीटर के टर्म में दिए हुए, तो 100 से मल्टीप्लाई करें, सब ऐसा यूनिट में ना है, तो सब मीटर में है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिएगा तो जाएगा 6.4 × 10⁻12 सेंटीमीटर। तो इस रेंज में, ठीक है, तो 10⁻12 के रेंज में कौन आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो सी हो जाएगा। सी हो गया, इसमें करना क्या है, चलिए 84 देखते हैं। ठीक है, अप्रॉक्स में डाटा आप करिएगा, पूरा कैलकुलेट नहीं करिएगा, वो हम ऑप्शन पहले देख लिए थे कि दूर दूर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अप्रॉक्स लेते चल गए हैं और डील कर लिए। दिया हुआ है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली if the two neutron nuclei react to form a single helium nucleus, the energy released is, या Q वैल्यू निकाले ना बता दिए हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लीजिएगा, पर न्यूक्लियन है तो न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियन से। ठीक है, तो ये सब हम लोग कर चुके हैं, तो 84 भी हो गया। बोला ए न्यूक्लियस disintegrates into two nuclear parts which have their velocities in the ratio 2:1. The ratio of their nuclear sizes will be, न्यूक्लियर साइज का मतलब हो गया रेडियस के टर्म में बात किया है जी, तो वेलोसिटी जो है वो 2:1 है, तो मास तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब भी वो टूटता है, इसका मतलब मास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1:2 का कहानी होगा। अब मास जो होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, RQ के, तो मास प्रोपोर्शनल हो गया RQ के, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट होता है, तो ये 1:2 हो गया। तो इसका मतलब R वाला जो कहानी चलेगा वो किस जोन में जाएगा, R जो होगा वो किस जोन में जाएगा, तो उसको उधर फेंक दीजिएगा, तो 1 पर फेंकिएगा तो यही रह जाएगा, और इस पर फेंक दीजिएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो 1:2 1/3 ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कुछ था नहीं, आप देख रहे होंगे कि वेलोसिटी इसमें दिया है, वेलोसिटी मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका उल्टा हो गया, और चूँकि डेंसिटी कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम होगा ना 4/3πr³ इंटू रो, 4/3πr³ हो जाएगा वॉल्यूम इंटू रो, तो मास हो जाएगा, तो सब तो कांस्टेंट है, तो RQ ही हो जाएगा इसके, फेंकिएगा बच्चा टाइप का सवाल है, कुछ है नहीं। तो 80, अच्छा ये 85 था, ठीक है 86, गजब बोरिंग लग रहा है। Two identical photocathodes receive light of frequencies f1 and f2 if the velocities of the photoelectrons coming out are respectively v1 and v2, then इसमें क्या दिक्कत है, v1 है पहला बार में तो हाफ mv1² ये बराबर हो जाएगा hf1 - 5, और दूसरे बार में हो जाएगा हाफ mv2² ये हो जाएगा hf2 - 5। तो v1² - v2² का वहाँ पर दिया है, ये v1 + v2 दिया। चलो पहला ऑप्शन पहले मिलाने का प्रयास करते हैं, तो इसको गैप लीजिएगा तो हो जाएगा v1² - v2², 2 इधर चल जाएगा, m भी नीचे आ जाएगा,
अच्छा तो फाई गायब नहीं ना होगा, आपको क्या कर दिया है जी कि हाँ फाई गायब हो जाएगा, फाई गायब हो जाएगा। तो इसमें से आप चलो पहले इसे लिख देते हैं, ठीक है, हाफ m इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किए ना तो ये हो जाएगा ऐसे ऐसे क्या बता जी, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, इसको उधर फेंक देना तो जाएगा 2h बाई m f1 माइनस f2, 2h बाई एम f1 माइनस f2, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, तो ये सब देखने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ था नहीं इसमें, गजब बोरिंग है भाई। दिया हुआ है इफ़ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम 2+ इज। तो Li2+ का क्या मतलब हो गया जी कि Z का वैल्यू 3 हो गया। तो बोल रहा है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट से निकालने में, बोला नहीं है हाइड्रोजन का फर्स्ट है, लेकिन जब तक नहीं बोलता है तो फर्स्ट ही मानते हैं। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये क्वेश्चन दिया है और हम लोग जानते भी हैं कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो बनाने का दो तरीका, या तो दो बार फॉर्मूला लगा करके बना लीजिए, या डायरेक्ट हम लोग को याद ही रहता है कि अगर लिथियम का बात करिएगा, ठीक है, तो इसमें टोटल एनर्जी पहले इसका कितना होगा, तो उतना ही है जो कि आप लगाइएगा तो वो बाहर निकल जाएगा, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतना ही होगा और बाइंडिंग एनर्जी भी उतना होगा, बस बाइंडिंग एनर्जी में निगेटिव साइन होना चाहिए, वही सब हम लोग जानते हैं, इसमें ज़्यादा बहस का ज़रूरत नहीं। तो अगर ये हाइड्रोजन रहता, ठीक है, ये वाला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में समझे ना, n = 2, तो अगर यहाँ हाइड्रोजन के लिए ये रहता तो इसका कितना हो जाता, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता बाइंडिंग एनर्जी, हाइड्रोजन रहता तो, लेकिन चूंकि ये लिथियम है तो Z² से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ से किसके बराबर हो जाएगा देख लीजिए, 27 और 36, तो 27 3 30 सॉरी 30.6, तो ये हो गया इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही हो जाएगा, और नहीं तो आप दिमाग लगाते रहिए कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो ये बराबर हो जाएगा किसके, या प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, तो Z² बाई n², तो ये हो गया इसे, ठीक है। और लिथियम वाला का बात किया है तो इसका x मान लीजिए, तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एनर्जी वाला Z², तो ये हो जाएगा 9 बाई n², तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहीं से आप डील कर ले सकते हैं, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई x, इसका रेशियो लीजिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 4:9, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको इधर फेंकिएगा, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 9 डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे करिएगा ऐसे करिएगा तो इतना आ जाएगा, इसे करके देख लीजिएगा चल आएगा। ऐसे ये ज़्यादा सही है। हाइड्रोजन वाला वो दिया हुआ है कि फर्स्ट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब छेड़छाड़ नहीं किया, जो होता है वही दिया है। इसका मतलब हाइड्रोजन वाला में सेकेंड वाले में इतना होता है, तो लिथियम वाला में कितना हो जाएगा, Li2+ वाला में, तो जो हाइड्रोजन का होता है इंटू Z² से मल्टीप्लाई किए चला है। दिया हुआ है द वेवलेंथ्स इन्वॉल्व्ड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ ड्यूटेरियम आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बिकॉज, ये हम आपको क्लास में ही बताए थे जी कि अगर न्यूक्लियस ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है, तो मतलब Z का वैल्यू सेम रहना चाहिए, तो न्यूक्लियस अगर ज़्यादा हैवी होगा तो डिफरेंस उस दोनों के बीच में क्या हो जाता है, राइडबर्ग कांस्टेंट का। आपको बताए थे ना कि राइडबर्ग कांस्टेंट जो होता है वो R/1 + me/m होता है। तो अगर सब कुछ सेम है, लेकिन अगर मास अगर डिफरेंट रहेगा, तो मास डिफरेंट रहेगा तो राइडबर्ग कांस्टेंट बदल जाएगा, और इसके कारण से 1/λ जो होता है वो ऐसे लिखाएगा। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो क्या है, सेम है, लेकिन हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में ये वाला, या ट्राइटेरियम में भी बोलिएगा, तो ये क्या है, डिफरेंट है। तो जब ये वाला डिफरेंट रहेगा तो लैम्डा डिफरेंट होगा, ठीक है।
तो साइज ऑफ द टू न्यूक्लियाई आर डिफरेंट, यह बात सच है कि साइज क्या है, डिफरेंट है, मगर उसके कारण वेवलेंथ में डिफरेंस नहीं होता। वेवलेंथ में डिफरेंस होने का रीज़न क्या है, मास। ठीक है, तो साइज डिफरेंट है, ये बात सच है, लेकिन उसके कारण ऐसा नहीं होता है, तो गलत हो गया। न्यूक्लियर फोर्सेस आर डिफरेंट इन द टू केसेस, ये भी बात सच है। ठीक है, कि न्यूक्लियर फोर्सेस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है जी, न्यूक्लियर वाला बोल रहा है, तो न्यूक्लियर फोर्सेस भी दोनों केस में डिफरेंट है, मगर इसके कारण डिफरेंट है वेवलेंथ, ऐसा नहीं है। मासेस ऑफ द टू न्यूक्लियाई आर डिफरेंट, ये बात सच है, और इसी के कारण रैडबर्ग कांस्टेंट बदलता है, रैडबर्ग कांस्टेंट के कारण वेवलेंथ बदलता है। तो इसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज डिफरेंट इन दी टू केसेस, तो गलती ये है। देखो समझना, ये गलत है, ये दोनों सही है, मगर इसके कारण वेवलेंथ चेंज नहीं होता है। मतलब ये दोनों खुद में सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस कारण से ये गलत है। ये खुद में भी सही है और एक्सप्लेन भी कर दे रहा है, तो यही वाला सही है। कौन वाला, सी वाला। ठीक है, दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज़ द लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये तो हम लोग को याद ही रहता है जी कि सीजियम का होता है, साइज बहुत बड़ा होता है, रेडियस बहुत बड़ा होता है, समझ आ रहा है कि नहीं, इस कारण से मिनिमम होता है, वो रटे हुए रहना है आपको। 19 देखते हैं, इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ड्यूटेरियम और ट्रिटियम मिल रहा है तो हीलियम बन रहा है, न्यूट्रॉन निकल रहा है। गिवन दैट द रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इज दिस, द टेम्परेचर एट विच द गैसेस मस्ट बी हीटेड टू इनिशिएट द रिएक्शन इज, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो समझिएगा इस टर्म को, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। तो हम आपको क्लास में बताए थे कि जब भी बोलेगा रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको फील कैसे करना है कि कोई भी चीज़ जो हो रहा होगा ना, तो उसके बीच में रिपल्सन भी प्रेजेंट होगा। तो कोई भी चीज़ है जो कि मान लिया जाए कि तुम नज़दीक ला करके कराना चाहते हो, तो इसमें अगर रिपल्सन है तो नज़दीक आने में दिक्कत होगा, तो तुम क्या करो कि इसको काइनेटिक एनर्जी दे दो। तो अगर काइनेटिक एनर्जी दे दिए तो ये इधर आने लगेगा, और रिपल्सन के कारण है जो कि ऐसे उस पर फोर्स लगेगा, तो इधर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो वेलोसिटी घटेगा, लेकिन घटते 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 जीरो होने के पहले अगर सट गया तो काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी वही देखना है। तो बोल रहा है कि रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी इतना है, इसका मतलब क्या हो गया कि इतना एनर्जी अगर जो इसको नहीं दिया गया, ठीक है, तो वो नज़दीक नहीं आ सकता है, वो रिपेल होकर के फाइनली दूर ही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्लास में हम फुल्ली इसको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी इतना है, तो इसका मतलब एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि काइनेटिक एनर्जी अगर इतना या इससे अगर ज़्यादा दे दे तो ये वाला क्या हो जाएगा, माने रिपल्सन पर डोमिनेट कर जाएगा, रिपल्सन वाला क्या कर जाएगा, कंपनसेट कर देगा और कंबाइंड हो जाएगा। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इतना हम लोग दे दे, या इससे ज़्यादा देंगे तब भी कंपनसेट हो जाएगा। तो बोल रहा है कि द टेम्परेचर एट विच द गैसेस मस्ट बी हीटेड टू इनिशिएट द रिएक्शन। तो काइनेटिक एनर्जी कैसे देंगे, तो हीट कर करके। ठीक है, तो इस दोनों को आप दीजिएगा, तो एक का तो काइनेटिक एनर्जी इतना हो जाएगा टी टेम्परेचर पर इसका, और इसका भी अगर टेम्परेचर टी कर दीजिएगा तो उसका भी उतना ही हो जाएगा। तो टोटल इतना क्या हो जाएगा, टी टेम्परेचर पर काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये एक पार्ट का होगा और ये वाला दूसरे पार्ट का होगा। एक इतना होगा एक पार्ट का, दूसरा का भी इतना ही होगा, तो टोटल इतना हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये बराबर होगा किसके, तो जो रिपल्सिव वाला का है, ताकि कंपनसेट कर सके दोनों मिल के। ये हो गया 7.7 इंटू 10⁻14। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो टी का वैल्यू हो गया 7.7 इंटू 10⁻14 डिवाइडेड बाई 3, और के का वैल्यू वहाँ दिए हुए 1.38 इंटू 10⁻23। अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि नहीं, हाँ लगभग 100 टाइम्स का गैप दिया है, अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻+9। ठीक है,
और इसको अगर देखिएगा तो ये हो जाएगा 7.7 डिवाइडेड बाई 414, ठीक है, इंटू 10⁹9। तो ये वाला हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10⁹9। तो इसी के रेंज में होगा 10⁹9 केल्विन के रेंज में। तो डी ऑप्शन हो गया। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज ड्यूरिंग देयर डीके। तो कौन कौन होता है जी? अल्फा बीटा डीके होता है, गामा भी होता है डीके। तो बोल रहा है प्रोटॉन्स, ये तो किसी में नहीं होता है। न्यूट्रिनोज होता है, न्यूट्रिनोज एंटी न्यूट्रिनोज दोनों होता है। हीलियम न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियाई मतलब अल्फा, ये भी होता है। इलेक्ट्रॉन्स ये भी होता है। तो ये तीनों होता है, ये वाला नहीं होता है, ठीक है। चलो 92 देखते हैं। ए न्यूक्लियस विथ Z = 92 इमिट्स द फॉलोइंग इन ए सीक्वेंस अल्फा अल्फा बीटा बीटा अल्फा 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 बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस, ऐसे करके दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि फाइनल न्यूक्लियस क्या होगा। तो इसमें इस ढंग के क्वेश्चन के लिए हम आपको एक चीज़ बताए थे कि कौन कब निकल रहा है उससे मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फाइनल रिजल्ट पर, फाइनल रिजल्ट इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि पहले अल्फा निकला कि फिर बीटा निकला फिर अल्फा निकला तब गामा निकला, ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक साथ समेट करके देखेंगे और एक बार कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो क्लास में हम बता दिए थे। तो पहले ये देखो कि x है, इसका 92 होगा और यहाँ पर कुछ होगा, वो दिया हुआ नहीं। तो पहले देखो कि अल्फ़ा कितना निकला है इसमें। तो अल्फ़ा निकला है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फ़ा 8 है, ठीक है। चलो बीटा माइनस देखते हैं और बीटा प्लस देखते हैं। तो बीटा माइनस देखोगे तो 2 2 4 नहीं, तो 4 बीटा माइनस हो गया। बीटा प्लस देखोगे तो 1 2, तो 4 बीटा माइनस हो गया और 2 बीटा प्लस हो गया, इतना ही। तो 8 4 12 2 16 देखो तो है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। तो 8 4 12 2 14, हाँ ठीक है। तो 14 14 हो गया, इसका मतलब कुछ छोटा नहीं है। तो इसमें देखो जी 8 अल्फ़ा जब निकलेगा तो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 92 में से 1 अल्फ़ा निकलेगा तो 2 का कमी आएगा, तो 8 के कारण 16 का कमी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 होगा ना, और 7, तो 76 हो जाएगा। 8 अल्फ़ा निकलेगा तो 16 का जेड में कमी आएगा, तो इतना हो जाएगा। फिर 4 बीटा माइनस, तो बीटा माइनस के कारण 4 जुटेगा, तो ये कितना हो गया, 80 हो गया, ठीक है। और 2 बीटा प्लस, तो बीटा प्लस के कारण घटेगा, तो ये कितना आ गया, 78 आ गया। तो जेड का वैल्यू 78 होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो कौन कब निकला ये नहीं कि पहले इससे करना फिर इससे फिर इससे फिर इससे, वैसा नौटंकी नहीं करना, ठीक है। पहले समेट करके देख लेना, एक बार में कर देना। चलो अब कौन सा है, 93, ये था 92। ए रेडियो एक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट हैज़ इट्स डिसइंटीग्रेशन रेट 5000 डिसइंटीग्रेशंस पर मिनट, ओके। एट एनी इंस्टेंट हैज़ इट्स डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट्स द रेट इज दिस, देन दी डीके कांस्टेंट। यहाँ देखो जी, पहले इतना था और 5 मिनट के बाद इतना हो गया, ट्रायल में ही पकड़ लेते। तो इसका हाफ होगा कितना, 2500, और उसका हाफ हो जाएगा इतना। इसका मतलब 2 हाफ लाइफ गया है कितना देर में, 5 मिनट में गया है। तो इसका मतलब 1 हाफ लाइफ कितना हो गया, 2 हाफ लाइफ 5 मिनट हो गया, तो 1 हाफ लाइफ कितना हो गया, 2.5 मिनट, सॉरी 2.5 मिनट। तो आपको क्या पूछ रहा है, डीके कांस्टेंट। तो ये वाला कितना हो गया, एलन के टर्म में दिया है, हाँ एलन के टर्म में दिया है। तो ये हो जाएगा ln2/λ, ये हो जाएगा 2.5 मिनट। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा
ln2/2.5, ये जो करो, यहाँ 2 हो गया, ये 5 हो गया, जैसे करो, तो 0.4, तो ये हो गया 0.4 ln2 पर मिनट। ठीक है, तो डीके कांस्टेंट पर मिनट में ही पूछ रहा है, तो इतना ही हो गया, इतना पर मिनट। तो ये वाला आपका आंसर हो गया। समझ आया ना क्या बोल रहे हैं? पहले देख लेते हैं कि हाफ से पहुंच रहे हो कि नहीं। तो इसका हाफ करोगे तो 2500, फिर हाफ करोगे तो इतना, इसका मतलब 2 हाफ लाइफ में यहाँ पहुँचा है, तो 2 हाफ लाइफ हो गया 5 मिनट, तो 1 हाफ लाइफ हो गया 2.5 मिनट। ठीक है, फिर लैम्डा पूछ रहा है तो इसको खोल करके कर दीजिए, चला आएगा, कुछ था नहीं। चलो 94। When uranium-238 nucleus originally at rest decays by emitting an alpha particle having a speed u, okay, the required speed of residual nucleus is। तो ये तो कॉमन है, यूरेनियम टूटेगा तो इसका 4u अल्फा वाला ले गया, तो इसका कितना बच गया, तो 238 में से 4u चला गया, इसका मतलब 234u बच गया। ठीक है, तो इसका स्पीड, अच्छा u को u स्पीड के लिए किया है, तो इसको चलो हम लोग u डैश बोल दे रहे हैं। तो ये वाला कितना हो जाएगा 4u डैश इंटू इसका स्पीड u है, तो इसका रिक्वायर वाला का कितना हो जाएगा, तो 234u डैश इंटू, चलो इसका भी मान लेते हैं, ये कैंसिल हो गया 2 से 2 बार में। अच्छा, इसको कट नहीं किया तो इसको रहने दो, तो हो गया कितना, भी का वैल्यू 4u/234, तो 4u/234। अच्छा, दिया हुआ है इफ़ n0 इज द ओरिजिनल मास ऑफ द सब्सटेंस ऑफ हाफ लाइफ पीरियड t हाफ कितना दिया है 5 ईयर्स। ठीक है, देन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर 15 ईयर्स इज, तो 15 ईयर्स का मतलब क्या हो गया, 97 है, 15 ईयर्स इसका मतलब क्या हो गया 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया कि हाफ, इसका मतलब 1/8 हो गया। ठीक है, तो शुरू में कितना था n0 था, तो बाद में रिमेनिंग कितना हो जाएगा, इतना रिमेनिंग। डिकेड पूछता तो 7n0/8 होता, तो आपको तो पूछ रहा है रिमेनिंग कितना रहेगा। दिया हुआ है 98। इफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम, जो कि हम लोग को याद रहता है। ठीक है, देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 2, ये तो डायरेक्ट याद है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं फॉर्मूला 2 बार लगा करके, लेकिन डायरेक्ट याद रहता है कि इसका 13.6 है, सेकेंड ब्लॉक कितना होता है, टोटल एनर्जी होता है -3.4, तो एनर्जी देना पड़ेगा 3.4। ठीक है, तो कुछ है नहीं इसमें। फिर दिया है एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड इज डिफ्लेक्टेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द कंपाउंड कैन इमिट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड किसको डिफ्लेक्ट करेगा, जिस पर चार्ज रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का है जी कि चार्ज रहेगा तभी वो डिफ्लेक्ट कर सकता है, उसमें भी मोशन में रहेगा। तो मोशन के बारे में बात नहीं किया मैंने, मोशन को कंसिडर करना है क्योंकि वो इमिट हुआ है। तो डिफ्लेक्ट कौन होगा, जिस पर चार्ज रहता है, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये वाला नहीं होगा, तो 1 2 3 ये वाला होगा। ठीक है, तो कुछ था नहीं। तो आप देख रहे होंगे जितना भी टाइप करवाया गया है, हर चैप्टर के तरह इसमें भी टाइप जो क्लास में करवाया गया है उतना ध्यान रखिए, आराम से सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ओके।